लास्ट में वो सब निकलते थे, बाद में मेरे को निकालते, अब हमें लॉक करना है तो अब तू निकल जा बाहर। तो इस टाइप का हो गया था कि अभी तो करना ही है। तो मैंने एक्सपर्टीज ली थी AWS में, जो कि अमेजोन का क्लाउड है। तो उनके सर्टिफिकेशंस कुछ ऐसे रहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं अपना लेक्चर, और आज हमारे साथ है सुशील स्वर्णकार, जो मेरे ही स्टूडेंट है और 2015 के डिप्लोमा पास आउट है। और उसके बाद इनकी जर्नी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। डिप्लोमा पास आउट करने के बाद आज यह किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में है और वहां पर यह अप्रोक्स 50 लाख का पर एनम पैकेज अर्न कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मेरे से मिले अभी कुछ दिन पहले मेरी बात हुई, तो मुझे लगा कि इनकी जो जर्नी है वो काफी इंस्पिरेशनल है और आप लोगों को काफी मोटिवेट कर सकती है। तो वही सोचते हुए मैंने ये विचार किया कि क्यों ना इनकी कहानी आप लोगों के सामने लाई जाए। तो सुशील, तुम्हारा स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल पर। और अब हम लोग बात करेंगे सुशील के बारे में, सारी बातें उनसे जानेंगे, उन्होंने किस प्रकार स्ट्रगल किया और किस तरह से आज इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। तो आइए सुशील से हम लोग बातें स्टार्ट करते हैं। सुशील, वेलकम टू अपना लेक्चर। अब थैंक यू सो मच सर। ओके, अब हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। 12th कहाँ से की, फिर डिप्लोमा कहाँ से किया, और कहाँ के रहने वाले हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए। फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपसे सारी डिटेल्स पता करता रहूँगा। जी सर, अपने बारे में बताता हूँ थोड़ा बहुत। मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मेरा जो है, मैं नेटिवली एक गांव से हूँ। मेरा स्कूलिंग जो हुआ है वो गवर्नमेंट स्कूल से हुआ है गांव में। 12th तक मैंने गांव से ही पढ़ाई की थी और उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए मेरे को उदयपुर आना पड़ा था। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि वो टाइम पे मैच्योरिटी नहीं थी, तो इतना सीरियस नहीं थे पढ़ाई में। तो चलो मैं वहां से शुरुआत करते हैं। तुम्हारे 12th की जर्नी से स्टार्ट करते हैं। जब 12th में थे, क्या सब्जेक्ट्स थे और उस समय क्या, किस तरह से तुमने पढ़ाई को किस तरह से अपने साथ हैंडल किया था और क्या रिजल्ट वगैरह रहा था, वहां से स्टार्ट करते हैं। जी, शुरू से एवरेज स्टूडेंट था, ऐसा कुछ खास नहीं था पढ़ाई में। और उसके बाद 10th में कुछ 60% स्कोर किया था। और उसके बाद जस्ट देखा देखी में मैंने मैथ सब्जेक्ट लिया था, साइंस मैथ्स। तो 11th जैसे तैसे निकला और 12th में इतना कुछ खास नहीं हुआ, तो 12th में फेल ही हो गया। तो फेल होने के बाद फैमिली में एक झटका सा लगा कि आई वाज द फर्स्ट पर्सन माय फैमिली हु गॉट फेल इन एनी एवर। सो वो टाइम पे सबको ऐसा लगा कि फेल कैसे हो गया, और मुझे खुद को भी ऐसा लगा कि मैं फेल हो गया हूँ 12th में। तो थोड़े दिन ऐसा डिप्रेस रहा। उसके बाद में फिर कुछ सोचा कि चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रुकते नहीं है। जनरली यही होता है कि अगर कोई बच्चा मिडिल क्लास फैमिली का फेल हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। फैमिली, परिवार को झटका लगता ही है। बिल्कुल सही है। तो मतलब परेशान हो जाते हैं सब जने कि क्या कर दिया इसने। और मिडिल क्लास फैमिली का यही रहता है कि पढ़ेगा तो कुछ करेगा, अदरवाइज तो कुछ करेगा ही नहीं। तुम्हारी जर्नी से ये भी पता चलता है कि सतत प्रयासों का जो परिणाम होता है वो हमेशा अच्छा ही होता है। तो फिर उसके बाद क्या डिसीजन लिए, किस तरह से आगे बढ़े तुम, वो उसके बारे में थोड़ा सा। जी, उसके बाद मेरे को 12th के बाद ही मुझे इंजीनियरिंग में ही जाना था। तो अगर मैं पास होता तो मैं बीटेक चूज करता, लेकिन मैं फेल हो गया था। तो मैंने चूज किया कि मैं डिप्लोमा करने वाला हूँ। तो उसके बाद मैंने जो मेरिट के थ्रू जो भी फॉर्म्स निकलते हैं वो भरे, और मुझे विद्या भवन अलॉट हुआ था, क्योंकि मेरा चॉइस जो मैंने विद्या भवन रखा था। तो उसके बाद 2012 में मैंने विद्या भवन में एडमिशन लिया, और मुझे जो ब्रांच अलॉट हुई थी वो इलेक्ट्रॉनिक्स अलॉट हुई थी। तो जनरली ऐसा रहता है कि 10th बाद डिप्लोमा करते हैं, बट सुशील के 12th में फेल हो गए, तो उन्होंने 10th बेसिस पे एडमिशन लिया फर्स्ट ईयर में। अगर 12th बेसिस पे आते तो सेकंड ईयर में होता। तो ये भी अपने आप में एक साल का वो झटका ही था। मतलब 3 साल के झटके लगे रहे एक ही साथ में तुम्हें। जी, ठीक है। फिर यहाँ पर डिप्लोमा में विद्या भवन के साथ जो तुम्हारा कोलैबोरेशन बना, तुम यहाँ पर आए, यहाँ से क्या सीखा, क्या जाना, और 3 साल किस तरह बीते तुम्हारे, यहाँ से कुछ नया क्या सीखने को मिला, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताओ। जी सर, विद्या भवन जो है, मैंने विद्या भवन मेरे लिए बिल्कुल नया था। और जितना भी मैंने अभी तक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट देखे हैं
टिल 12th विद्या भवन जो है बिल्कुल अपार्ट था सबके, क्योंकि यहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, डेडिकेशन है, वो अलग ही है पूरा। तो उसके अकॉर्डिंग, और मैं वो सही भी मानता हूँ, ऐसा होना चाहिए। सो यहाँ पे आने के बाद पता चला कि डेडिकेशन क्या होता है, पढ़ाई कैसे की जाती है, और पर्सनल प्रोफेशनल में बैलेंस कैसे करते हैं, वो सब चीज़ें सीखने को मिली। तो विद्या भवन जो है लाइक चारों ओर से सब कुछ सिखाता है इंसान को। उन्होंने हमें विद्या भवन में हमें एक 1 डे आउटिंग भी रखा, जिसमें आपको ह्यूमन रिसोर्सेज से अपार्ट रहना पड़ता है फॉर 24 आवर्स। तो वो भी हम लोग गए थे, तो उसमें हमने सीखा कि कैसे हम आज के रिसोर्स कि जैसे नहीं हो हमारे पास, तो हम उसमें कैसे सरवाइव कर सकते हैं। तो वो सब चीज लाइक नेचर के साथ आप कोलैबोरेट कैसे करोगे, वो सब चीजें सीखने को मिली विद्या भवन से। और फर्स्ट ईयर में जो है थोड़ा टफ रहता है कि उसमें आपको 11th और 12th का सब कंबाइंड एक कोर्स मिलता है फर्स्ट ईयर के लिए। तो ऐसा रहता है, लेकिन मेरा सब कुछ अच्छा रहा वो टाइम पे। मैंने, क्योंकि मैं ऑलरेडी फेलियर एक बार फेस कर चुका था 12th में, तो फिर मैं पढ़ाई को लेके सीरियस हो गया था कि अभी पढ़ना है। तो वहाँ पे भी एवरेज स्कोर ही किया था, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर थ्रू आउट। आई थिंक 64 के आसपास रहा था एग्रीगेट। तो ऐसे करके 2012, 13 और 14 और 15 में मैं पास आउट हुआ था। तो फर्स्ट टाइम एवर विद्या भवन में कैंपस हुआ था, जिसमें सॉरी फर्स्ट टाइम अपोलो टायर्स जो है वो आई थी। मेरा ही स्टूडेंट है, तो यहाँ पर हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चे का संपूर्ण विकास हो, जिसमें सबसे बड़ी बात है थोड़ा टेक्निकली साउंड भी हो, उसको मतलब काम करने की इच्छा जागृत हो। ये हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। और उस समय बच्चों को डांटते तो काफी बुरा भी लगता है, तो शायद तुम्हें भी बुरा लगा होगा जब लैब्स वगैरह में या फाइल्स के लिए डाटा होगा प्रैक्टिकल्स करने के लिए। तो लेकिन जितने भी बच्चे बाद में आए हैं उन्होंने अच्छा ही कहा है, सर आपकी वजह से हम लोग कुछ ना कुछ तो सीखे कि काम कैसे किया जाता है वास्तव में। तो फिर उसके बाद कैंपस आए, और कैंपस आने के बाद क्या जर्नी रही तुम्हारी, वो उसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दूं। जी, डांटने के जो आपने बोला अभी, उसके ऊपर मेरा एक इंसिडेंट याद आया कि लैब चल रही थी और गलती से मैंने अपना फोन निकाला और उस फोन में मैं कुछ देख रहा था। तो आरकेएम सर है वो, उन्होंने देख लिया, तो उन्होंने मेरा फोन ले लिया। वो काफी कुछ रिक्वेस्ट करने के बाद भी उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया, तुम्हें फोन मिलेगा ही नहीं अब। तो उसके बाद फिर घर पे फोन आया कि ऐसा फोन लैब में स्टडी के टाइम ऑपरेट कर रहा था। तो घर वालों ने भी बोला, उन्होंने बोला आप वहां से नहीं, आप यहाँ पे आओ, उसके बाद हम बैठ के बात करेंगे और उसके बाद मैं फोन दूंगा। तो वो टाइम पे मुझे 4 दिन के बाद फोन सर ने दिया था वापस। तो वेरी स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट। ऐसी घटनाएं काफी होती रहती है यहाँ पर, अभी भी चलता है ये सब। हम कोशिश करते हैं कि बच्चा कुछ सीख जावे। चलो फिर वो अभी वो सही भी लग रहा है। कैंपस वगैरह के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे दो, क्या आया था? मुझे जहाँ तक ध्यान है अपोलो टायर्स आई थी दोनों उस समय में। हाँ, 15 में अपोलो टायर्स आई थी, और वो टाइम पे मेरा भी शॉर्टलिस्ट हुआ था उसमें फाइनल। उसके बाद हमने अपोलो ज्वाइन किया था, और अपोलो ज्वाइन करने में ऐसा है 2 महीने तक मैंने अपोलो में काम किया। वो टाइम पे कुछ 8,000 में सैलरी ऑफरिंग हुई थी अपोलो की। और ज्वाइन करने के बाद में सर ऐसा हुआ था कि विद्या भवन में एक नया डिप्लोमा इंट्रोड्यूस हुआ था, पोस्ट डिप्लोमा रबर टेक्नोलॉजी में। तो मैंने यूँ सोचा था कि क्यों ना रबर में अभी अच्छा स्कोप है, तो मैं अपोलो में अभी डिप्लोमा बेसिस पे जो ज्वाइन किया है उसको छोड़ के मैं पोस्ट डिप्लोमा रबर में करके फिर से अपोलो ज्वाइन कर लूँ। तो मैंने वहाँ के मैनेजमेंट को कन्विंस किया और वो लोग एग्री हो गए कि ओके यू कैन गो फॉर स्टडीज। तो मैंने वहाँ से रिजाइन रखा और मैंने विद्या भवन में फिर से एडमिशन लिया 2016 में रबर टेक्नोलॉजी में पोस्ट डिप्लोमा के लिए। तो उसके 3 सेमेस्टर प्रोग्राम होता है, तो 2 सेमेस्टर मैंने किए और 3rd सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था। और मुझे अहमदाबाद से टिकोना ब्रॉडबैंड करके एक कंपनी है, ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करती है वहाँ पे, ISP है। तो वहाँ से मुझे ऑफर आया था कि हमारे यहाँ पे वैकेंसी है और हमने आपको शॉर्टलिस्ट किया, तो यू कैन ज्वाइन अस। तो वो टाइम पे मैं कंफ्यूज हो गया था कि अभी क्या करूँ। मेरे पास एक अदर से अलग जॉब ऑफर भी है और मेरा डिप्लोमा रबर में भी रनिंग है। तो लाइक अगेन वहाँ पे एक इमेच्योरिटी मैंने शो करी थी।
तो मैंने जस्ट डिप्लोमा ड्रॉप कर दिया और मैंने वो कंपनी ज्वाइन कर ली। मैं अहमदाबाद चला गया 2016 नवंबर के आसपास, सॉरी अक्टूबर के आसपास। तो वहां जाके मुझे पता चला कि जो जो काम है वो कैसा है कि अपने घर पे जो ब्रॉडबैंड लगा होता है, तो जब हमें उसमें कोई मिस्टेक हो जाती है हम कस्टमर केयर पे कंप्लेंट करते हैं, राइट। तो कस्टमर केयर पे कंप्लेंट करने के बाद वहां से उनका कोई बंदा आता है और वो अपने घर पे आके चेक करके जाता है कि सब ठीक है कि नहीं। तो मेरा काम कुछ ऐसा था कि वहां पे जो कस्टमर बेस है उनके कंप्लेंट्स आते हैं और वो कंप्लेंट्स के अगेंस्ट में हमें उनके घर पे जाके उनको रिस्पॉन्ड करना होता है और देखना होता है कि क्या है, और उसके साथ भी हमें नए कनेक्शन भी बेचने होते हैं साथ में। तो मतलब ओवरऑल सेल्स की भी जॉब थी और सर्विसिंग की भी जॉब हाँ, थी। और सेल्स उसमें एंड भी सर्विस, राइट। और उसमें भी ये था कि डोर टू डोर आपको जाना था। डोर टू डोर। और उसमें भी ये था कि वर्क ऐसा था कि मतलब हमें लगे कि हम नहीं करना चाहिए। वैसी बात है, मतलब कोई भी नया बंदा जो जी जाएगा वो सोचेगा कि यार मैं ये काम क्यों करूं, मुझे मतलब जी। ऐसी हालत कैसी हो गई मतलब। तो वहां हाँ पर भी तुमने स्ट्रगल किया और वहां सरवाइव किया। हाँ, मतलब अहमदाबाद मेरे लिए बिल्कुल नया सिटी थी। लाइक मैंने कभी अहमदाबाद पहले नहीं देखा था और वो फर्स्ट टाइम मैं अहमदाबाद गया था। तो वो टाइम पे ऐसा था कि मैंने ज्वाइन कर लिया, मुझे लगा चलो अच्छा हो जाएगा सब, लेकिन वो वहाँ पे ऐसा पता चला उन्होंने ऐसा एक किट दिया कि आपके पास वो टूल सेट होते हैं वायर कटिंग के लिए, और फिर आपको नए कनेक्शन अगर आपको मिल जाए तो आपको जो है ना, आपको एक वायर का बंडल देते हैं पूरा, तो वो आपको साथ में कैरी करना है हर जगह। तो मेरे पास वैसा वायर का बंडल रहता था, एक बैग रहता था, उसमें टूल्स होते थे सारे, और एक फोन, मतलब फोन पे मेरे मेरे पास लोकेशन आती थी कि इस लोकेशन पे जाना है और आपको जो है ट्रबल शूट करना है। तो मैं अभी घर पे कहने लायक भी नहीं बचा कि मैं ऐसी जॉब कर रहा हूँ। और यहाँ से मैंने, क्योंकि ऐसा क्योंकि हुआ था कि तुमने मैं, जो डिसीजंस लिए थे वो इस तरह से थे कि अपोलो की जॉब छोड़ दी, फिर हाँ रबड़ में तुमने जो डिप्लोमा ज्वाइन किया वो भी बीच में छोड़ दिया, वो भी फिर बीच जब में जॉब छोड़ लग दिया। के अहमदाबाद गए तो मतलब ऐसे डिसीजंस लेने के बाद हाँ, घर पे ये तो कह ही नहीं सकते कि मैं ये जॉब कर रहा हूँ मुझे नहीं करनी है, तो पॉसिबल ही मुझे नहीं नहीं था। करनी है, राइट। तो हम्म। मैंने एक महीना तो निकाला जैसे तैसे कि चलो कुछ करते हैं, कुछ होगा, देखेंगे क्या होता है। लेकिन एक महीने के बाद तो मेरी हालत बिल्कुल खराब हो गई वहां पे, क्योंकि मेरे पास अपना खुद का व्हीकल भी नहीं था कि मैं जा पाऊँ। तो मुझे हमेशा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना पड़ता था कि किसी के भी घर पे जाता हूँ तो। फिर अभी तीसरी बार मेरे लाइफ में ऐसा हो रहा है, एक तो मैं 12th फेल हो गया, उसके बाद मैं डिप्लोमा किया, उसके बाद मेरे अपोलो में मेरा प्लेसमेंट हुआ था, वो मैंने छोड़ दिया। उसके बाद रबड़ मैंने ज्वाइन किया, वो भी घर पे कन्विंस किया कि मेरे को रबड़ करना है, तो अभी मेरे को और आगे कोर्स करना है, तो उनको मनाया वो टाइम, तो रबड़ आधा करके छोड़ दिया कि मैं उनको ऐसा बोला कि मेरे को अच्छी जॉब मिल रही है तो मैं वो जाता हूँ, वहां पे ज्वाइन करता हूँ। तो घर वालों ने बोला अच्छा ठीक है, तो अगर जॉब लग रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दे। तो छोड़ दिया, वहां पे जॉब लग गई। उसके बाद पता चला जॉब ऐसी है। अब वापस मैं ऐसा प्लान कर रहा था कि अभी मैं घर वालों को कैसे बोलूं कि मेरी जॉब इस टाइप की है और मुझे फिर से छोड़ के अब कुछ और नया करना है। तो फोर्थ टाइम। तो एक महीना निकाला, उसके बाद मैंने जैसे तैसे करके घर वालों को कन्विंस किया। उसके पहले मैंने साइड में जो है इंटरनेट पे और ऐसा सर्च किया ही था कि अभी आईटी में कैसा है, क्योंकि मेरा आईटी में जाने का था शुरू से ही कि आईटी में मुझे डिप्लोमा में भी इलेक्ट्रॉनिक्स मिला था, मेरा प्रेफरेंस जो था आईटी और जीएस था। तो उसके बाद मैंने एक्सटर्नली सर्च किया सब कुछ, तो मुझे कुछ इंस्टीट्यूट वहाँ के अहमदाबाद के मिले। मैंने वहाँ पे विजिट किया और उन लोगों ने मेरे को अच्छे से गाइड किया कि अभी जो है क्लाउड कंप्यूटिंग का बहुत ही अच्छा मार्केट है और इसका फ्यूचर भी बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है। अगर आपको मेहनत करनी है तो इस फील्ड में आप 6 महीने मेहनत कर लो और आपकी आगे की लाइफ जो है सेट हो जाएगी। तो वो टाइम मेरे को सब समझ में आया। फिर मैंने घर पे एक बार फिर से हिम्मत करके बोला कि मुझे ये जॉब छोड़नी है और अभी आगे का एक कोर्स है वो मुझे करना है, उसमें 6 महीने का ड्यूरेशन है और उसमें इतना खर्चा आएगा। तो घर वाले सब एकदम शॉक हो गए और उन्होंने बोला कि मतलब तू पागल हो गया है, बिल्कुल हर चीज में जाता है, उसको आधा करके छोड़ के वापस आ जाता है, बोलता है मुझे दूसरी चीज करनी है। और मतलब तू अकेला नहीं है, तेरे भाई बहन भी है, उस पे उन पे भी हमें इन्वेस्ट करना है, उन पे भी पैसा लगाना है, कल को वो बोलेंगे भी हमारे हमें पैसा चाहिए, तो फिर
मैंने बोला कि अभी मेरे लिए डू एंड डाई हो गया था, तो मैंने बोला कि ये लास्ट चांस है, मुझे चाहिए, और मतलब मैं इस पे पूरी मेहनत करूंगा, और उसके बाद अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं आपको बिजनेस में ज्वाइन कर लूंगा। ऐसे करके उनको कन्विंस। फाइनली घर वाले कन्विंस हो गए कि तुम हाँ चौथी बार वापस छोड़ ही दो एक बार, चलो कोई बात नहीं, एक और ट्राई मार ही लेते हैं। सही है। हाँ फिर तुमने वहाँ कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, इंस्टीट्यूट का नाम भी बताना था क्योंकि तुम्हारे जीवन में उसका बहुत अहम रोल है। फिर जी वहाँ पे किस तरह से 6 महीने का कोर्स किया और उसके बाद किस तरह की जॉब तुम्हारी लगी, वहां से किस तरह का प्लेसमेंट रहा? जी। वहाँ से जो कोर्स था वो उनका एक जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम ही था। उनमें कंबाइंड वो लोग कोर्स चलाते हैं जिसमें मल्टीपल आईटी के जो भी ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज है वो उनका एक पैकेज रहता है, और वो 6 मंथ्स में वो सब कवर करवा के और उसका फाइनल एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं। तो इंस्टीट्यूट का मेरा नाम? जो था, हाँ, मैंने वहाँ से ग्रास इंस्टीट्यूट से किया था। ग्रास इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड करके इंस्टीट्यूट है जो कि आईटी में सारी ट्रेनिंग्स देता है, लिनक्स पे और डिफरेंट लैंग्वेजेस वो सब वो लोग सिखाते हैं। तो अहमदाबाद में ही है ना? मैंने, हाँ जी, अहमदाबाद में है। तो वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया था, और उसके बाद लाइक उनका 6 मंथ का था प्रोग्राम ड्यूरेशन, एंड मेरा जो कोर्स था वो जॉब ओरिएंटेड था। तो उनका ऐसा रहता है कि 6 मंथ में हम आपको ऐसा प्रिपेयर करेंगे कि आपको जॉब मिल जाएगी गारंटीड। तो मेरा 5th मंथ में ही जो है प्लेसमेंट हो गया था। ओके, वेरी गुड। घर वालों को जब मैंने कन्विंस किया कि अभी मेरे को ये चीज करनी है और उसमें इतना खर्चा लगेगा, तो उसके बाद भी ऐसा हुआ था ना कि वो कोर्स मैंने ज्वाइन कर लिया था, और उसके 15 दिन बाद ही, ज्वाइन करने के 15 दिन बाद ही मेरे एक फ्रेंड की शादी थी, मुझे इनविटेशन आया और मैं वो शादी अटेंड करने के लिए राजस्थान आ गया। अब वो मुझे यहाँ पे देख के घर वाले और उनका इतना खून खोला ना कि मतलब हम लाखों रुपए तेरे पे लगा चुके हैं और अभी तू शादियों में आ रहा है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। वो टाइम बिल्कुल पे सही बहुत है। मेरे को सुनाया, और वो टाइम शायद वो बातें मेरे को तुम्हें भी बुरा दिल लगा में लग होगा गई। उस समय तुम्हें भी बुरा हाँ, लगा वो होगा, मैं बातें ये मेरे कह को रहा दिल था। में लग गई हम्म कि शायद मैं ही इनरिस्पॉन्सिबल होता। वो टाइम पे फिर वहां से मैंने डिसाइड किया कि अभी मेरे को वापस घर पे आना है, तो विद जॉब ही आना है। उसके बाद मैं 5 मंथ मैंने कंटिन्यूस वहाँ पे स्टडी करी। मैं सुबह 8 से रात को 8 बजे, मतलब जब इंस्टीट्यूट ओपन होता था तो मैं वहाँ पे पहुंच जाता था, और लास्ट में वो सब निकलते थे, बाद में मेरे को निकालते, अब हमें लॉक करना है तो अब तू निकल जा बाहर। तो इस टाइप का हो गया था कि अभी तो करना ही है कुछ कुछ। तो ऐसा फाइनली 5th मंथ में एक इंटरव्यू आया, और मैं इंटरव्यू देने गया और मेरा इजीली हो गया वहाँ पे। तो मुझे फर्स्ट जॉब मिली, AWS आर्किटेक्ट की जॉब मिली थी। तो AWS जो है अभी आईटी में अमेजोन वेब सर्विसेज, अमेजोन का पब्लिक क्लाउड है, तो उसमें उनके स्टडीज होते हैं और उसमें सर्टिफिकेशंस होते हैं। तो अभी कंपनीज में क्या है कि AWS के लिए स्पेशल जो है डेजिग्नेशन होती है कि हमें AWS आर्किटेक्ट या AWS क्लाउड इंजीनियर चाहिए। तो वो टाइम पे मुझे स्टार्टिंग में ही वो जॉब मिल गई थी। तो मेरा 20 का CTC था स्टार्टिंग में, और इन हैंड मेरे को 18 आते थे। वेरी गुड। तो तुम्हारा जो कोर्स था उसमें कोडिंग की जरूरत है, क्योंकि बच्चों को ऐसा पता रहना बहुत जरूरी है कि कोडिंग की रिक्वायरमेंट है। वही बच्चे कहते हैं हमें C नहीं आती, जावा नहीं आती, पाइथन नहीं आती, तो आईटी और इस फील्ड में किस तरह जाओगे? नहीं, अगर इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो आपको कोर डेवलपर बनना है, तो अगर आपको डेवलपर और एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर प्रोफेशनली आपको करियर डेवलप करना है, तो आपको कोडिंग आना ही चाहिए और इंटरेस्टफुली आना चाहिए। दूसरा जो होता है ऑपरेशन साइड में होता है कि जो डेवलपर्स डेवलप करते हैं उस कोड को हम ऑपरेट करवाते हैं। तो दैट इज अनदर पार्ट, ऑपरेशंस टीम होती है। तो ऑपरेशन साइड में आपको प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए आपको कोडिंग की कोई जरूरत नहीं होती है। आपको कुछ टूल्स जो है वो सीखने पड़ते हैं, और लिनक्स का जो है आपको इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, क्योंकि सारे जो सर्वर्स हैं वो ऑपरेट करते हैं लिनक्स पे। तो लिनक्स इज अ मस्ट स्किल। और उसके बाद में कुछ टूल्स अलग होते हैं, जैसे लिनक्स तो हो गया, उसके बाद कुछ बेसिक नेटवर्किंग आनी चाहिए, और उसके बाद कुछ क्लाउड के प्लेटफॉर्म होने चाहिए, जैसे AWS हो गया, अमेजोन वेब सर्विसेज, गूगल क्लाउड, एंड एज्योर माइक्रोसॉफ्ट का जो पब्लिक क्लाउड है, उनमें से किसी एक का भी नॉलेज होगा तो अच्छा है।
और कुछ ऑटोमेशन टूल्स हैं जैसे शेफ, एंसिबल, पपेट, इनमें से कोई एक सीख लिया तो वो बेस्ट है। और कुछ CI/CD कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड डिप्लॉयमेंट टूल्स जो होते हैं, जेंकिंस वगैरह, जो ऐसे टूल्स है वो आपको आने चाहिए। तो ये इतना सेट हो जाएगा ना, तो उसके बाद आप ऑपरेशंस में इजीली डील कर पाओगे और वहां से आपकी प्रोफाइल बिल्ड होती है एज ए डेवऑप्स इंजीनियर। तो डेवऑप्स जो टर्म है वो इटसेल्फ आपको डिस्क्राइब करती है कि डेव एंड ऑप्स, सो डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस। सो एक ऐसी प्रोफाइल जो डेवलपमेंट में भी डील करे और ऑपरेशन भी हैंडल करे। तो उनका डेवऑप्स जो होता है उनका क्लोजली वर्किंग जो होती है डेवलपर्स के साथ, उनकी रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करे और उनको उनकी लाइफ इजी बनाने के लिए वो ऐसे टूल्स और स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट करे कि डेवलपर जो अपना कोड इजीली, खाली वो कोड लिखने में ध्यान दे, बाकी सब चीजें हम हैंडल करते हैं। कि उनको सर्वर चाहिए, मशीन चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए, कोड डिप्लॉय करना है, कैसे करना है, वो सब चीजें जो है ऑपरेशंस में आती है। तो डेवऑप्स इंजीनियर इज मोर मच कैपेबल टू डू ऑल द थिंग्स। और मार्केट में अभी जो है डेवऑप्स की इतनी हाई डिमांड है ना कि हमारी कंपनी में अभी डेवऑप्स की लीड और सीनियर डेवऑप्स की पोजीशंस ओपन है सिंस 1 ईयर। 1 साल से पोजीशंस ओपन है, इंटरव्यूज होते हैं लेकिन नहीं होता है कोई, इतना स्किलफुल कोई नहीं है, तो वो सेलेक्ट ही नहीं होता है। तो अगर आप अच्छे डेवऑप्स इंजीनियर बनते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा स्कोप है। कुल मिला के अगर आप बहुत कुछ टूल्स सीख लेते हो, कुछ सर्टन टूल्स है, उन टूल्स पे आप अच्छी कमांड बना लेते हो, तो आप इस फील्ड में ग्रो कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। और जहाँ सी और पाइथन की बात है तो वो कोडिंग, प्रॉपर कोडिंग अगर आप कर रहे हो, सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, तो वहाँ जरूरत है। बाकी आप ये इन टूल्स को ही अच्छी प्रैक्टिस करके, इन पर अच्छा काम करके आप इस फील्ड में भी ग्रो कर सकते हो और अपॉर्चुनिटीज अभी भी बहुत सारी ओपन है, ऐसा तुम कह रहे हो कुल मिला के? यही बात जी, अभी तो स्टार्ट हुई है, अभी स्टार्ट हुई है। तो और आने वाला टाइम जो है आईटी का, ये सब कुछ आईटी से हैंडल होने वाला है। तो ये रिक्वायरमेंट तो बढ़ती जाएगी। मेरे जो कुछ सर्टिफिकेशंस है मैंने किए थे और कर रखे हैं, वो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। तो मैंने जैसे बात की कि 3 मेजर क्लाउड प्रोवाइडर्स है, पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर्स, जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं इंडस्ट्रीज को। तो मैंने एक्सपर्टीज ली थी AWS में, जो कि अमेजोन का क्लाउड है। तो उनके सर्टिफिकेशंस कुछ ऐसे रहते हैं। सो दिस इज द सर्टिफिकेट विद इनिशियल लेवल AWS सर्टिफाइड क्लाउड प्रैक्टिशनर, which is a very beginner level certificate. Anyone who just want to get an introduction with the AWS, what is AWS and how it works. So ये सर्टिफिकेट का जो कोर्स है वो कंटेंट सारा उसको ये एबिलिटीज प्रोवाइड करवाता है कि वो आंसर कर सके कि AWS क्या है और किस लिए यूज में आता है। उसके बाद में इनके जो है मल्टीपल लेवल्स होते हैं, एसोसिएट, प्रोफेशनल लेवल और देन स्पेशलिटी लेवल के सर्टिफिकेशन होते हैं। तो इनके तीन एसोसिएट लेवल के सर्टिफिकेशंस रहते हैं, उसके बाद 2 प्रोफेशनल लेवल रहते हैं और उसके बाद आई थिंक 4 जो है स्पेशलिटी लेवल के सर्टिफिकेशन रहते हैं। तो मैंने जो है एसोसिएट लेवल पूरा कंप्लीट कर रखा है और मेरा अभी जो स्टडी चल रहा है वो प्रोफेशनल लेवल का चल रहा है। तो उसमें एसोसिएट लेवल के कुछ ऐसे होते हैं, उनके जैसे आप देख सकते हो AWS सर्टिफाइड डेवलपर। सो ये सर्टिफिकेट क्या एक्सपर्टीज देता है कि डेवलपर को एक क्लाउड पे क्या क्या सर्विसेज यूज करनी चाहिए और कैसे यूज करनी चाहिए। सो उनके बारे में ये सर्टिफिकेट जो है ट्रेन करता है। तो और ये सर्टिफिकेट जो है मोस्टली 3 साल के लिए वैलिड होते हैं और 3 साल के बाद हमें रीअटेम्प्ट देने पड़ते हैं, रिन्यू करने के लिए। ओके। सो ऐसा कुछ रहता है। तो ये AWS सर्टिफाइड सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट। तो सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट बेसिकली ऐसा होता है कि आपको क्लाउड का पूरा पता है और कोई क्लाइंट है, उसको उनका एप्लीकेशन जो है क्लाउड पे रन करना है, तो आप उसके लिए कैसे एक आर्किटेक्चर डिजाइन करोगे कि उनका जो एप्लीकेशन है वो सेफली क्लाउड पे रन कर जाए। तो बेसिकली ये आर्किटेक्टिंग के लिए जो होता है ये सर्टिफिकेट करना पड़ता है। तो इसमें हमें सारे जो सर्विसेज है वो सीखने को मिलती है कि हम उन सर्विसेज का यूज करके और हम एक सिक्योर हाईली अवेलेबल एप्लीकेशन आर्किटेक्चर जो है डिजाइन कर सकें। वेरी गुड। तो काफी सर्टिफिकेशंस कर रखे हैं तुमने, है ना? जी। और उसके बाद ये सिसऑप्स जो है, जो सिस्टम एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता है किसी इंडस्ट्री में, वो क्लाउड को कैसे यूज करेगा, तो वो सारी चीजें ये सर्टिफिकेट कवर करता है। ये AWS सर्टिफाइड सिसऑप्स मींस सिस्टम्स एंड ऑपरेशंस एडमिनिस्ट्रेशन और एसोसिएट लेवल।
सो मोस्टली मेरे सर्टिफिकेट जो है एक्सपायर हो चुके हैं, एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिन्यू इट विद द प्रोफेशनल वन। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो ये हो गया। उसके बाद सबसे मेजर टेक्नोलॉजी आती है टू बिकम ए डेवऑप्स इंजीनियर, आपको आना चाहिए कंटेनराइजेशन। एप्लीकेशन को एज ए कंटेनर हम कैसे रन करवा सकते हैं, तो उसके लिए डॉकर और कुबरनेटिस जो है मार्केट में अभी ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज है। अगर आपको डॉकर और कुबरनेटिस पे अच्छे से सब कुछ आता है, तो आप जितना बोलोगे उतना पैसा आपको कंपनीज देगी। बिल्कुल बिल्कुल। स्क्रीन शेयर एक बार वो अच्छा बता रहे हो? चला आ रहा है। सो ये जैसे मैंने बोला कुबरनेटिस जो है कंटेनर टेक्नोलॉजीज है, तो मैंने रिसेंटली 2021 में ही ये कुबरनेटिस का सर्टिफिकेशन किया था, which is again valid for 3 years. So ये मुझे स्किल देता है और मतलब एक प्रूवन नॉलेज देता है कि आपको कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन और कंटेनराइज टेक्नोलॉजीज में आपको मास्टरी है। तो ऐसा अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट्स होंगे तो कंपनीज जो है आप पे मोर रिलायबल होती है कि हाँ उन्होंने सर्टिफिकेट अचीव किया है, तो उनके जो बेंचमार्क्स होते हैं वो उनको ब्रेक करते हैं, तभी वो सर्टिफिकेट जो है आपको ग्रांट होता है। तो इजीली आप पे ट्रस्ट गेन होता है कंपनी का, और वो लोग आपको एक अच्छा खासा सैलरी ऑफर करते हैं। उस फील्ड में है, बट अपने नॉलेज को डेली इनहांस भी करते रहना है, अपनी वैल्यूज को बढ़ाते रहना है, तभी आप सरवाइव भी कर पाएंगे। तो ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। हाँ, वो डेफिनेटली एक पॉइंट है, वो हमें कंसीडर करना पड़ेगा अगर हम आईटी में जा रहे हैं तो, क्योंकि आईटी तो डेली कुछ नया इन्वेंट हो जाता है और डेली कुछ नया टूल आ जाता है, तो वो टाइम पे हमें फ्रीक्वेंट जो है अपने नॉलेज को सिंक करना पड़ता है विद द आउटर वर्ल्ड की अभी आगे क्या चल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम अपग्रेड नहीं करेंगे खुद को, तो कंपनीज जो है किसी दूसरे को हायर कर लेगी। हाँ, वैसे बात है, आपकी वैल्यू कम हो जाएगी अगर अपग्रेड नहीं करते, आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं पता है तो आपकी वैल्यू कम होती है। जी बिल्कुल सही है। तो अभी कौन सी फर्म में जॉब कर रहे हैं तुम? अभी मैं IBST में ज्वाइन कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ। IBST इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और ये विच इज MNC, ये भी एक MNC है, और लाइक ये मेरी करियर की 4th जो है कंपनी है। इसके पहले मैं 3 फर्म्स में काम कर चुका हूँ। तो अभी क्या पैकेज वगैरह तो बहुत अच्छा होगा तुम्हारा, और काफी अच्छा पैकेज मिल रहा होगा, और फाइनली तुम्हारा जो फाइनल डिसीजन था वो तुम्हें अच्छी जगह लेकर आ गया, तो कुछ अच्छा रिजल्ट मिल ही गया तुम्हें फाइनली, है ना? मतलब क्या अप्रोक्स क्या पैकेज है अभी? मैं मेरी थ्रू आउट जर्नी बताता हूँ सर। जैसे मैंने वो इंस्टीट्यूट से कोर्स किए थे, उसके बाद मैं 5th मंथ में मैं प्लेस हो गया था। वहाँ पे मैंने 5 महीने जॉब करी थी 20,000 में। उसके बाद मेरे को दूसरी कंपनी से ऑफर आया था सेम प्रोफाइल के लिए, तो उसके बाद मेरे को 30,000 में जॉब मिली थी वो टाइम पे। वो कंपनी में मैंने 9 मंथ्स के लिए काम किया था। उसके बाद मैं इन्फोसिप्स करके एक अहमदाबाद बेस्ड बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, वहाँ पे मेरे को ऑफर आया था वहाँ से, तो वहाँ मैंने ज्वाइन कर लिया था। तो वहाँ पे मुझे कुछ 45 का ऑफर मिला था, और उसके बाद मतलब वहाँ पे मैंने 2 साल तक काम किया, तो मुझे इंक्रीमेंट वगैरह वो सब मिलके जब मैंने छोड़ा था तब मेरा कुछ 55 के आसपास था वहाँ पे। उसके बाद मैं IBST में मैंने ज्वाइन किया, तो मेरे को 68 का मेरे को था ऑफर। उसके बाद मेरे को IBST में 3rd टाइम इंक्रीमेंट, मींस उन लोगों ने 3 बार मुझे इंक्रीमेंट दे दिया, तो अभी मेरा जो है 1 लाख प्लस जो है ऑन हैंड आता है। लेकिन अगर हम CTC की बात करें तो 15 का मेरा CTC है। जर्नी देखने के बाद ये कंक्लूजन निकलता है कि अगर आप एफर्ट्स करते रहते हैं तो रिजल्ट आपको मिलेगा, ये तय बात है। अगर आप हार मान के एफर्ट्स करना छोड़ देंगे तो वो रिजल्ट भी वहीं रुक जाएगा। तो आपको कोशिश कंटिन्यूअसली कोशिश करते रहना है, तभी कुछ ना कुछ मिलेगा। आपने जो सोचा है वो जरूर मिलेगा, ये तय बात है। सही है सर। अगर मैं 12th फेल हुआ था वो टाइम पे, मैं अगर ऐसा सोचता कि ये 12th फेल हो गया है, अब मतलब मैं या तो फिर से 12th करूं और फिर बीटेक में जाऊं, पता नहीं मेरा एक डायरेक्शन ही अलग हो जाता, और मैं जहाँ पे अभी हूँ वहाँ पे नहीं होता, या फिर पर चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है लाइफ में। तो फाइनली यही हुआ। वो चीज है कि लेकिन ऐसा कि अपने एफर्ट्स जो है हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखने में और उनमें करना ही चाहिए, कि ये नहीं तो ये तो हो गई।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जो तुम बता रहे हो कि तुम सवेरे 8 बजे जाते थे, फिर रात को 8 बजे तक वहीं पर रहते थे, तो ये एफर्ट्स का ही पार्ट है। और उदयपुर से तुम्हें कंपनी का कॉल आना और वहाँ पर जम अहमदाबाद जाना, ये भी एक कह सकते हैं कि इसी जर्नी का पार्ट है कि तुम वहाँ नहीं जाते तो ये सब होता भी नहीं। तो अग ये डिसीज़न्स जी सही है, उस समय गलत लग रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं ये डिसीज़न्स तुम्हें अच्छाई की तरफ ले जा रहे थे। तुम्हारे लिए बेहतर कुछ प्लान कर रखा था जी भगवान ने, तो वो प्लान सक्सेसफुल हुआ और तुम्हारे एफर्ट्स तो लगे जी ही लगे। तो जी सर। वहाँ हाँ। पे जाने के बाद लाइक मेरी एक तरह से लाइफ ही चेंज हो गई थी पूरी, क्योंकि हुँ। मुझे एक डायरेक्शन मिल गई थी और वो सही डायरेक्शन जो है वो मुझे मिल गई थी वहाँ पे। तो मेरे जितने भी एफर्ट्स हो रहे थे अभी वो सही जगह पे वर्क कर रहे थे, और हुँ। एक ग्रोथ जो है वो हम कह सकते हैं वो मिल गई थी वहाँ जाने के बाद। तो 2019 में मैंने अपना खुद का घर भी ले लिया अहमदाबाद में, वेरी और गुड, वेरी वो गुड। टाइम मेरे पास अभी खुद की गाड़ी, घर, वो सब है। मैं नहीं बोलता हूँ कि मैंने ये सब किया, लेकिन हाँ इट्स अ जॉइंट एफर्ट कि मम्मी पापा का जो सपोर्ट रहता है, और अ, उनकी जो ब्लेसिंग्स और टीचर्स की ब्लेसिंग्स होती है वो सब काम करती है। बस हमें पॉजिटिव सोच के और अपना सब कुछ देना होता है हमें। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये कहा भी है और ये सुना भी है कि आप लगातार काम करते हैं और ये पॉज़िटिव सोचते हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, तो 100% आपके साथ कुछ ना कुछ अच्छा होता है। अगर आप नेगेटिव सोच के वहीं थक जाते हैं, फेलियर से हार जाते हैं, 4 फेलियर के बाद तुम्हें सक्सेसफुल लाइफ़ मिली, तो ये है, यही बताता है कि फेलियर से हारना नहीं जी है, हमें अगले कदम की तरफ सोचना है और अपनी लाइफ़ को जी रोकना नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम। तो सुशील, तुम्हारे साथ बात करके बहुत अच्छा लगा और मैं ये मानता हूँ कि जो लोग इस वीडियो को देखेंगे काफ़ी मोटिवेट होंगे और इसके बाद वो भी तुमसे कॉन्टैक्ट करना चाहेंगे या बात करना। किसी को भी सपोर्ट चाहिए, एक अच्छा गाइडेंस चाहिए करियर में, तो दे कैन कॉल मी एनी टाइम, आई एम अवेलेबल। सो ओके, ओके, ओके सुशील, बहुत धन्यवाद। काफ़ी अच्छा रहा और काफ़ी अच्छा लगा तुमसे बात करके। और मैं यही चाहता हूँ कि ऐसे बच्चों की जो स्टोरीज़ है दूसरे बच्चों तक जावे, ताकि वो भी अपनी लाइफ में कुछ बेहतर कर पावे। थैंक यू, धन्यवाद।